हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सहज आईएएस। सहज आईएएस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरा नाम रणधीर भारद्वाज है और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं बिहार का टारगेट बैच। ठीक है, आप लोग इससे पहले बिहार से रिलेटेड बहुत कुछ पढ़ लिया आप लोगों ने, जैसे बिहार का बजट, बिहार का इकोनॉमी सर्वे और फॉरेस्ट रिपोर्ट, सेंसस, बिहार की पॉलिटी, ठीक है, बिहार की मिनरल्स, ये सब कुछ आपने पढ़ लिया है। लगभग लगभग हमने पॉलिटी खत्म कर लिया है, इकोनॉमी खत्म कर लिया है। इकोनॉमी में बस एक चैप्टर और बच रहा है, वो है इंडस्ट्री। ठीक है, जिससे एक दो सवाल बन ही जाते हैं। ठीक है, तो पॉलिटी खत्म है, इकोनॉमी खत्म है। ठीक है, उसके बाद आज हम लोग ज्योग्राफी पढ़ेंगे। ठीक है, और ज्योग्राफी से आप लोगों ने देखा होगा, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखते होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि ज्योग्राफी से हर साल बिहार के ज्योग्राफी से 3 से 4 5 क्वेश्चन बन ही जाता है। और मुझे लगता है कि अगर 1-2 घंटे का लेक्चर देखने के बाद अगर आपका सवाल बन जाता है तो यह बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपको भी पता है कि अगर आप लोग में से कुछ लोग यूपीएससी की तैयारी करते होंगे तो आप लोग को पता है कि 5 नंबर 7 नंबर के लिए लोग 800 1000 पेज का बुक पढ़ जाते हैं। उसके बाद भी यह कोई गारंटी नहीं होती कि आपका सवाल हो ही जाएगा उसमें। ठीक है, लेकिन जितना मुझे लगता है कि बिहार पीसीएस है, तो बिहार पीसीएस में बिहार के ज्योग्राफी से अगर 4-5 सवाल आ रहा है और वह 1-1.5 घंटे के लेक्चर में हो जाएगा, तो आपको इसे अच्छे से कर लेना चाहिए। और आप सभी जानते हैं कि अपने लेक्चर से बाहर सवाल बनने का मतलब है कि वह सवाल किसी से नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि मैं पूरी कोशिश करता हूं कि लेक्चर में जो भी कंटेंट है वह सही हो, और जितना ज्यादा से ज्यादा कंटेंट हो उसको मैं समाहित करने की कोशिश करता हूँ। आपने पॉलिटी अगर पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि 50-52 मिनट के लेक्चर में अगर आप पॉलिटी से सवाल करते हैं तो आपका सवाल नहीं छूटेगा, यह तो मेरी गारंटी है। ठीक है, और अगर मान लो कि एक सवाल अगर आपका छूट जाता है तो वह सवाल किसी से नहीं बनेगा, ये भी मेरी गारंटी है। ठीक है, आप आज वैसे ही ज्योग्राफी देखेंगे तो ज्योग्राफी में भी आप लोग अगर पहले से भी कहीं पढ़े होंगे तो आप लोग को यह चीज लगेगा कि ज्योग्राफी इससे ज्यादा करना शायद पॉसिबल नहीं था। ठीक है, तो आज हम लोग करते हैं स्टार्ट ज्योग्राफी। ठीक है, बिहार की ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी को हम पूरे ठीक ठाक तरीके से करेंगे। और बिहार के जो भी आगामी एग्जाम्स है उसमें अगर ज्योग्राफी से सवाल आता होगा तो अपना लेक्चर मोर देन सफिशियंट है। ठीक है, मेरा हमेशा से ये मानना है कि अगर मैं लेक्चर रिकॉर्ड करूं तो देखने वाले को ना इसके अलावा कोई बुक पढ़ने की जरूरत ना हो, कोई नोट्स पढ़ने की जरूरत ना हो, कुछ भी नहीं करने की जरूरत हो। अगर मान लो मैं बुक पढ़ रहा हूँ और मैं बुक पढ़ के नोट्स बना के आपके सामने ला रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि आपको दोबारा बुक नहीं पढ़ना चाहिए। और अगर आप बुक पढ़ने में ज़्यादा ही इंटरेस्टेड हैं तो आप, मुझे लगता है कि आपको खुद से बुक पढ़ के और नोट्स बना लेना चाहिए, वो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो आप लोग भरोसा रखिए, अपना जो टारगेट है 110 क्वेश्चन का, वह टारगेट हम लोग बहुत अच्छे तरीके से अचीव करेंगे। और आप लोग एग्जाम के कल होकर देखेंगे भी कि 110 क्वेश्चन क्या हमारा हो रहा था अपने लेक्चर से। अगर आपका सवाल 110 से 109 भी होता है तो इसमें गलती आपकी है, क्योंकि कंटेंट मैंने आपको दिया और आपने उसको सही से समाहित नहीं किया आपने। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग देखेंगे अभी अपवाह प्रणाली। ये देखो, आप अपवाह प्रणाली बिहार की देखो। अपवाह प्रणाली से अकेले 1 या 2 सवाल हर साल एग्जाम में रहता है। बिहार का कोई भी एग्जाम हो उसमें ना अपवाह प्रणाली से सवाल पूछे ही जाते हैं अक्सर। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ। कह रहा है प्रवाह तंत्र एवं उद्गम के आधार पर बिहार की नदियों का वर्गीकरण। तो बिहार की नदियों को ना 2 भागों में बांटकर हम पढ़ते हैं। एक है हिमालय से निकलने वाली नदियां जो गंगा में जाकर मिलती हैं, और दूसरा है पठारी नदियां जो पठार क्षेत्र से निकल के गंगा में मिलती है। ठीक है, तो आप इन दोनों का ना देख लेंगे। जैसे एक है हिमालय से निकलने वाली नदियां और दूसरी है पठारी नदियां। देखो, कह रहा है कि उत्तरी गंगा के मैदान में समानांतर एवं विसर्पाकार प्रवाह प्रणाली के साथ यह नदियां उत्तरी बिहार में इंटर करती हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं
उसके बाद कह रहा है कि ये नदियां मार्ग परिवर्तन भी करती है। अब जैसे मार्ग परिवर्तन क्यों नहीं करेगा? अब जैसे कि देखो, ऊपर ढलान वाले एरिया से आपने देखा कि शिवालिक श्रेणी साइड से, शिवालिक श्रेणी ऊंचा है मैदानी भागों से, तो वहां से जब नदियां निकलेंगी तो ये बात तो आप मान ही लेते हैं कि अगर उसकी रफ्तार तेज है तो जब भी पानी बढ़ेगा तो मार्ग बदल ही लेगा, जिसका एक बेस्ट एग्जांपल कोसी नदी है जो आप जानते ही हैं। ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि पूर्व से पश्चिम की ओर स्थानांतरित हो रही है ये नदियां, जो नदियां मतलब ये वाली है ना, क्या कहते हैं, जो हिमालय से निकल के आ रही हैं जो नदियां, यह जो है ना मार्ग परिवर्तन तो करती ही है, साथ साथ आप देखेंगे कि ये नदियां जो है ना अब पूर्व से लेकर ना, पूर्व साइड से जैसे कि ईस्ट साइड से वेस्ट की तरफ शिफ्ट हो रही है। जैसे आप कोसी नदी भी देखेंगे ना तो पिछले 200 वर्षों में लगभग 150 किलोमीटर तक वह नदी खसक गई है। तो इसलिए ना, और यह रीजन क्या है खसकने का? तो देखिए, खिसकने का एक तो रीजन है कि प्रवाह बहुत तेज, दूसरी बात क्या है कि पृथ्वी की घूर्णन गति, और तीसरी बात क्या है कि ढलान का जो मतलब ये है परिक्षेपण है ना वो। तो ये तीन कारण है नदियों के खसकने का। ठीक है। कहता है मार्ग परिवर्तन के कारण ही यहाँ पे गोखुर झील का निर्माण होता है। सही बात है भाई। देखो, मैं आपको थोड़ा सा ना एक बताता हूँ। देखो, आपको मैंने गोखुर झील के बारे में बताया भी है झील वाले में, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। देखो, जैसे कि मान लो पहले नदी ऐसे ऐसे बह रही, ठीक है। अब की बार क्या हुआ ना, तो पिछले साल ऐसे चल रही थी नदी, अब की बार क्या हुई ना, बाढ़ आ गई, मतलब नदियों में ना पानी बहुत तेज बढ़ गया, और इसकी गति इतनी तेज है कि यह इधर ना मुड़ के यह ना सीधे निकल जा रही। ठीक है। अब नदी सीधे निकल गई। अब क्या सीन है ना, जो ए वाला एरिया है ना, ऑक्सो लेक जिसको कहते हैं, ये वाला एरिया है ना, देख रहे हो, तो ये ना यानी खुर की तरह, मतलब जैसे कि बैल के खुर की तरह हो जाता है, यानी उसके पैरों की तरह, उसके पेड़ों की तरह ये वाला एरिया हो गया, और इसमें जो पानी भर गया है ना, तो पानी तो भरा ही रहेगा। तो अब नदियों ने मार्ग परिवर्तित कर दिया है, तो इस वजह से ना इसको हम कहेंगे ऑक्सोलेक वगैरह का निर्माण कर। सही बात है। उसके बाद थोड़ा सा देखेंगे कि ये नदियां जो है ना भाई, ये जो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं, ये सदा नीरा होती हैं, हमेशा इसमें पानी रहता है। दूसरा, डेल्टा का निर्माण भी ये नदियां करती है। तीसरा, ये बाल्यावस्था में है, आपको भी पता है। ठीक है। उसके बाद जल ग्रहण क्षमता इसकी अधिक है, इस कारण से इसमें बाढ़ हमेशा आती ही रहती है। अब देखेंगे पठारी नदियां। देखो, पठारी नदियां तो आपको पता है कि छोटा नागपुर के पठार से हमारे बिहार में गंगा साइड ये मिलती है, तो दक्षिण से ये उत्तर साइड ये बह रही है। वर्षाधारित नदियां होती है ये। रीजन क्या है वर्षाधारित? क्योंकि ये पठारी क्षेत्र से निकलती है। ठीक है। और ग्लेशियर का कोई लोड नहीं है यहाँ पे, ग्लेशियर वगैरह है नहीं, तो ये क्या होगी, तो ये इसमें तो पानी आएगी कहाँ से? जो पानी है पहले से बची हुई हो, और उसके बाद जो है वर्षा अगर अधिक हुई तो इन नदियों में पानी आ जाता है। ठीक है। दूसरी बात है अनुवर्ती है, यानी इसका मतलब ये है कि ये अपने फिक्स मार्ग पे है, यानी इसका रास्ता फिक्स है, यह इधर उधर नहीं जाती है। क्यों? क्योंकि पठारी क्षेत्र को काटना बड़ा ही मुश्किल है, और पठारी क्षेत्र को काटने के लिए ना जल मतलब नदियों में ना उतनी ताकत होनी चाहिए, जो उतनी ताकत इनकी बच नहीं जाती है। क्यों? क्योंकि ना ही उतनी ऊंचाई से ये गिरती है, ठीक है, और ना ही इनमें पानी का रफ्तार इतना तेज हो कि ये पठारों को काट देते, इसलिए जो इनका मार्ग है ना पहले से बना हुआ उसी मार्ग पे ये बहती रहती है। तीसरी बात है कि छोटे डेल्टा का निर्माण करती है, और सभी तो डेल्टा का निर्माण भी नहीं करती, कुछ जो करती है तो वो छोटे छोटे डेल्टा का निर्माण कराती है। दूसरी बात क्या है, प्रौढ़ावस्था में है, बुढ़ापा है तो बुढ़ापा में से भी शक्ति कम बच जाती है। ठीक है। और बाढ़ की समस्या भी इसमें कम रहती है, क्योंकि मौसम आधारित नदी है। बारिश हुई तो पानी आया, बारिश नहीं हुई तो वैसा ऐसे ही हुआ लला। ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे ना, हमने देख लिया कि जो बिहार के जो प्रवाह तंत्र है उसको दो भागों में बांटकर हमने देख लिया, और दोनों का मतलब कैरेक्टर भी हमने देख लिया। अब देखेंगे बिहार की नदियां। ठीक है। इसको स्लाइड को थोड़ा ऊपर कर लेंगे, और एक मिनट रुक जाओ। ओके। अब देखो, जैसे कि कहता है घाघरा नदी। घाघरा नदी का उद्गम जो देखो, तो हम लोग पहले हम क्या देखेंगे नदियों के बारे में, उद्गम देखेंगे, बिहार में एंट्री कहाँ से करती है ये देखेंगे, इसका मुहाना देख लेंगे, इसकी सहायक नदी और अन्य नाम या कुछ विशेषताएं हैं उनको हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं घाघरा नदी। घाघरा नदी में देखो भाई कि ये जो 83 किलोमीटर है ना भाई, ये बिहार में ना मात्र 83 किलोमीटर ही है ये घाघरा नदी, और इसकी कुल लंबाई अगर हम देखेंगे तो 1080 किलोमीटर है। तो 1080 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, जिसमें से 83 किलोमीटर मात्र बिहार में है।
ठीक है, तो आप इन चीजों को याद रखेंगे। उद्गम देखेंगे ना भाई, तो उद्गम इसका नाम आपचा मापचांगचुंगो जो जगह है तिब्बत की, यहाँ से ये निकलती है और बिहार में इंटर ये सारण में करती है, सारण जिला में ये बिहार में घुस जाती है। और मुहाना इसका देखोगे ना भाई, गंगा में छपरा के पास इसका मुहाना है। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि देखो बिहार से रिलेटेड जो भी स्पेशल बुक है ना, आप पढ़ोगे या लेक्चर देखोगे तो बहुत सारे लोग ना अलग अलग चीज बताए हुए हैं। बुक में भी कुछ अलग मिलेगा, जैसे कि किसी के बुक में कुछ और मिलेगा, किसी के बुक में कुछ और मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग ना इस चीज से घबराना नहीं, क्योंकि आपका भाई जो कंटेंट दे रहा है ना, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो कहीं कुछ और लिखा हुआ मिले तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, यही सही है, बस इतना आप याद रखना। क्योंकि मैं खुद ही बहुत कंफ्यूज था, और कंफ्यूजन जब मैंने पाल लिया तो आप नहीं पाल लो कम से कम। तो मैंने बहुत खोज के रिसर्च करके उसके बाद मैंने पाया कि भाई ये सच है और यही सही है। ठीक है, तो आप याद रखना, कुछ जगह आपको घाघरा मिलेगा पटना के पास, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, छपरा के पास ये गंगा में मिल जाती है और इंटर करती है बिहार में सारण से। कहीं कहीं लिखा होगा सिवान, तो ये चीज आप दिमाग में मत बैठाना। इसकी सहायक नदी है राप्ती, छोटी गंडक, शारदा, भेड़ी और सेती। ये देख रहे हो आप, राप्ती, छोटी गंडक, यानी शारदा, भेड़ी, सेती। तो ये इसका है। दूसरी बात, अन्य नाम भी इसके हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में घाघरा नदी को ही सरयू नदी कहते हैं, और इसी सरयू नदी के किनारे अयोध्या वर्तमान में है। ठीक है, और बिहार में इसको कहीं रामप्रिया कहा जाता है, तो कहीं देविका कहा जाता है। ठीक है, तो क्योंकि सरयू अयोध्या इसके किनारे है, और इस वजह से यानी सीता माता बिहार से हैं, और इस वजह से इसको राम प्रिया भी कहा जाता है और देविका भी कहा जाता है बिहार में। राम प्रिया और देविका घाघरा नदी ही है, और सरयू नदी भी घाघरा नदी ही है। और यह नदी जो है ना, उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा बनाती है। तो यूपी और बिहार की सीमा बनाने वाली नदी घाघरा नदी है। और एक और नदी आगे जो आप देखोगे वो भी उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा बनाती है। तो आप याद रखेंगे, घाघरा नदी उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा बनाती है। पूरी तरीके से नहीं, थोड़ा ही से, मतलब इतू सा ही, लेकिन सही है। ठीक है, अब आगे देखेंगे गंडक नदी। देखो भाई, गंडक नदी ना बिहार में 260 किलोमीटर है, और इसकी टोटल लंबाई देखेंगे तो 630 किलोमीटर है। 630 किलोमीटर में से 260 किलोमीटर है बिहार में ही है। ठीक है, अब इसका उद्गम देखोगे, तो उद्गम देखोगे ना भाई, तो अन्नपूर्णा श्रेणी जो है ना नेपाल का, अन्नपूर्णा श्रेणी, ये देखो नेपाल का, तो वहाँ मानमोट नाम का जगह है। तो मानमोट नाम का जो जगह है, यह अन्नपूर्णा श्रेणी पे है ये, और अन्नपूर्णा श्रेणी नेपाल में है। और यहीं से ये मानमोट से ही ये गंडक नदी निकलती है, और बिहार में इंटर कहाँ करती है, तो पश्चिमी चंपारण के का एक भैंसा लोटन जगह है। याद रखेंगे, भैंसा लोटन जो जगह है, भैंसा लोटन नाम भी जगह का है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो भैंसा लोटन से ये पश्चिमी चंपारण में इंटर करती है। भैंसा लोटन मतलब पश्चिमी चंपारण का ही जगह है, तो यहाँ से बिहार में इंटर करती है, और पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली होते हुए ये हाजीपुर में, मतलब वैशाली होते हुए क्या, वैशाली में ही हाजीपुर में ये गंगा में मिल जाती है। कहीं कहीं देखोगे गंडक नदी लिखा होगा कि पटना के समीप, पटना में मिलती है, ऐसा नहीं है भाई। ये हाजीपुर के पास जो है ना, ये गंगा में मिल जाती है। ठीक है, इसी भैंसा लोटन जगह पे त्रिवेणी नहर है, तो याद रखिएगा, त्रिवेणी नहर का संबंध भैंसा लोटन से, और भैंसा लोटन पश्चिमी चंपारण में है, तो त्रिवेणी नहर भी पश्चिमी चंपारण में ही होगा। तो आप इन चीजों को याद रखेंगे। इसकी सहायक नदियां भी हैं कुछ, जैसे काली गंडक और त्रिशूली। काली गंडक और त्रिशूली नदी जो है ना, गंडक की ही सहायक नदी है। तो काली गंडक तो नाम से समझ में आ जाएगा। त्रिशूली भी याद रखना कि त्रिशूली जो है ना, गंडक की सहायक नदी है। ऊपर हमने घाघरा क्या देखा था, राप्ती, राप्ती देखा था, छोटी गंडक देखा था। तो कंफ्यूज नहीं होना है, छोटी गंडक से गंडक में मत मिलाना। छोटी गंडक जो है, काली गंडक और छोटी गंडक, काली गंडक गंडक की सहायक नदी है, और छोटी गंडक जो है ना, घाघरा की सहायक नदी है। तो ये चीज आप यहाँ पे देख रहे हो, ये याद रखना। और शारदा, भेड़ी, सेती, ऐसे करके याद कर लेना। अन्य नाम भी है गंडक के, जैसे सप्तगंडकी, काली गंडकी, ठीक है, सदानीरा, नारायणी, नारायणी और शालिग्रामी, शालिग्रामी। ठीक है, तो क्या क्या नाम है इसका, सप्तगंडकी, काली गंडकी, सदानीरा, शालिग्रामी और नारायणी, ये सब गंडक का ही नाम है। और इसी गंडक नदी पे वाल्मीकि नगर बांध भी बना हुआ है, तो आप याद रखेंगे। और इसी गंडक नदी के किनारे जो सोनपुर में पशु मेला लगता है, जो एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है, तो ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, इतना ही से मुझे लगता है गंडक नदी के बारे में जानना जरूरी था। ठीक है, अब देखेंगे बूढ़ी गंडक। देखो भाई,
बूढ़ी गंडक की बात करते हैं ना, ये रही बूढ़ी गंडक। तो पहले आपने देखा क्या, तो पहले ऊपर से देखोगे ना, तो पहले आपको मिलेगा घाघरा, फिर मिलेगा गंडक, और गंडक के बाद मिलेगा बूढ़ी गंडक। अब इनकी सहायक नदियां हैं तो उनको भी हम देख ही लेते हैं। जैसे बूढ़ी गंडक, ठीक है, तो बूढ़ी गंडक जो है ना, उद्गम इसकी होती है सोमेश्वर श्रेणी। सोमेश्वर श्रेणी आपने पहले ही देखा है, मैंने आपको पढ़ाया ही है कि सोमेश्वर श्रेणी कहाँ है भाई, पश्चिमी चंपारण में है सोमेश्वर श्रेणी। और इसी सोमेश्वर श्रेणी से ये बूढ़ी गंडक का उद्गम होता है। 320 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है, ठीक है। और वेस्ट चंपारण बिहार में इसका उद्गम होता है। तो बिहार में कहा, तो उद्गम भी बिहार में है। तो बिहार में एंट्री की तो कोई बात ही नहीं बनती है, लेकिन अगर पूछ दे कि कहाँ है, तो भाई वेस्ट चंपारण में है सोमेश्वर श्रेणी, और वहीं से बूढ़ी गंडक निकलती है। और मुझे लगता है कि ये एकमात्र ऐसी नदी होगी जो बिहार से निकलती है और बिहार में ही मिल जाती है, खत्म हो जाती है इसकी कहानी, ठीक है। तो बूढ़ी गंडक ये मिलती कहाँ है, तो भाई खगड़िया में ना, गंगा से मिल जाती है, खगड़िया में ये गंगा से मिल जाती है। तो इन बातों को भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसकी सहायक नदियां देखेंगे, तो इसकी सहायक नदियां भाई, इसकी सहायक नदियां मसान है, बलोड़ है, तियूड़ है, धनौती है, बागमती है, बागमती नदी है, ठीक है, सिकता है, डंडा है, और कोहड़ा है। तो इसकी सहायक नदियां इतनी सारी है, मसान, बलौर, तियूड़, धनौती, बागमती, सिकता, डंडा, ये सब इसी की सहायक नदी है। तो इनको भी आप याद रखेंगे, ठीक है। बिहार में सबसे तीव्र बहाव इसी का है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि कोसी नदी का है। देखो कोसी नदी बिहार में, बिहार का शोक है क्योंकि मार्ग परिवर्तित करता है इसलिए। लेकिन पूछ दे कि बिहार में सबसे अधिक तीव्र जो बहाव है वो किस नदी का है, तो बूढ़ी गंडक का ही है, क्योंकि सोमेश्वर श्रेणी से निकलती है, आपको पता है। और सोमेश्वर श्रेणी बिहार का, उसी पे है सोमेश्वर किला, और वो बिहार का सबसे ऊंचा चोटी है। तो बिहार का सबसे ऊंचा सोमेश्वर किला है, वो सोमेश्वर श्रेणी पे है, और वहीं से ये निकलती है नदियां। तो इस वजह से ऊंचाई से नीचे की तरफ आती है, इस वजह से, और ज्यादा दूर है भी नहीं, बिहार में से निकलती है, और बिहार में इंटर मतलब मिल भी जाती है गंगा में, तो इसलिए इसकी रफ्तार तेज है। तो आप याद रखना कि बिहार में सबसे तीव्र बहाव वाली नदी बूढ़ी गंडक ही है, और उत्तर बिहार की सबसे लंबी नदी भी बूढ़ी गंडक। तो आप याद रखेंगे बूढ़ी गंडक के बारे में सब कुछ, ठीक है। अब आगे बढ़ो, देखो अब देखेंगे बूढ़ी गंडक की एक सहायक नदी जो बागमती हमने देखा था, जो इम्पोर्टेंट था। इसको देखो, बागमती नदी, मेरे गांव के बगल से बागमती नदी निकलती है बिहार में, ठीक है। तो मैं बागमती नदी को करीब से भी देखा हूँ, तो इसलिए मैं इसमें श्योर शॉट हूँ। बहुत जगह इसमें भी कंफ्यूजन है, लेकिन आप लोग टेंशन नहीं लेना। देखो बागमती नदी ना भाई 394 किलोमीटर बिहार में बहती है, और 586 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई, निकलती है नेपाल से, महाभारत श्रेणी से। देखो इसका उद्गम जो है ना, महाभारत श्रेणी नेपाल है, 394 किलोमीटर है, बिहार में बहती है, और टोटल एरिया इसके टोटल लंबाई कितनी है, 586 किलोमीटर। मुहाना इसकी बूढ़ी गंडक में। देखो अब इस पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, एक बात आपको मैं बताता हूँ। पहले जो था ना, मतलब यूं मान लो आप कि आज से 5-6 साल पहले यह ना बूढ़ी गंडक में अपना मुहाना बनाती थी, ठीक है। बूढ़ी गंडक में पहले ये मिल जाती थी, लेकिन वर्तमान में अगर देखा जाए तो ये ना कमला नदी में अपना यानी जल गिराती है। तो आप इन चीजों को भी ध्यान रखेंगे कि अगर आपसे, अगर कमला नदी अगर ऑप्शन में ना हो, तो आप तो बूढ़ी गंडक मार देंगे, क्योंकि बूढ़ी गंडक की सहायक नदी है, आपने देखा भी पहले। लेकिन वर्तमान में यह बूढ़ी गंडक की नहीं, एक कमला की सहायक नदी बनी हुई है। तो पहले आप यहाँ पे लिखा भी हुआ, पहले बूढ़ी गंडक में गिराती थी, वर्तमान में कमला नदी में अपना जल गिराती है। तो इसलिए अब ये कमला की सहायक नदी, और कमला नदी जो है ना कोसी की सहायक नदी है। तो ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। तो बूढ़ी गंडक जो है ना, मुहाना कहाँ पे बनाती है, तो बूढ़ी गंडक में, अभी कमला में बनाती है। तो कमला बूढ़ी गंडक दोनों याद रखना, बागमती से रिलेटेड। इस वजह से मैं आपको यहाँ पे बोल दे हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है। बिहार में एंट्री कहाँ करती है, तो बिहार में भाई ये एंट्री जो करती है ना, सीतामढ़ी से एंट्री करती है। ढेंग नाम का एक जगह है, ठीक है। तो ढेंग से यह इंटर करती है, और सीतामढ़ी में, मतलब ढेंग जो है ना सीतामढ़ी में ही है। तो ढेंग गांव से, वहीं से ये बागमती नदी इंटर करती है, ऐड हुई है सीतामढ़ी में। बिहार में एंट्री इसकी कहाँ है, सीतामढ़ी से है, ठीक है। इसकी सहायक नदियां भी कुछ है, जैसे लाल बकिया, लखनदेई नदी। लखनदेई भी आप देखोगे बहुत पतला सा नदी, नहीं नाला ही मान लो, जैसे मुखर्जी नगर में, नेहरू विहार में नाला है ना, नाला का ही दूसरा रूप है लखनदेई, ठीक है। तो लाल बकिया है, लखनदेई है, मनोहरा है, ये भी याद रखेंगे, अधवाड़ा है, ये भी याद रखेंगे, विष्णुमती, जमुने, और कोला। ये देखो लाल बकिया, लखनदेई, जमुने, कोला, अधवाड़ा, ये सब बागमती की सहायक नदियां हैं।
तो आप इसको याद रखेंगे। और जो देखोगे ना काठमांडू पशुपतिनाथ मंदिर जो बहुत फेमस है, पशुपतिनाथ मंदिर काठमांडू में, ये इसी नदी के किनारे पे है, तो ये भी आप याद रखेंगे, इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके बाद देखेंगे कमला नदी। भाई देखो 120 किलोमीटर बिहार में ये बहती है और 328 किलोमीटर इस टोटल इसकी लेंथ है। उद्गम कहाँ होता है, तो ये भी महाभारत श्रेणी से ही निकलती है एज यूजुअल। ठीक है, ये भी महाभारत श्रेणी से ही निकलती है एज यूजुअल। और बिहार में एंट्री इसकी कहाँ है, तो जयनगर में बिहार में एंट्री करती है, और जयनगर है मधुबनी में। ठीक है, जयनगर मधुबनी में है। ठीक है, और यहीं से ये बिहार में इंटर करती है। मुहाना कहाँ है, भाई देखो दो जगह मेरे को मिला इसमें। खगड़िया में तो इंटर करती है, इतना तो आप याद रखना। अगर बदला घाट मिले तो बदला घाट मार देना, अगर बदला घाट नहीं मिले तो इसको बलान भी कहते हैं खगड़िया का, और बलान इसकी सहायक नदी है, इस वजह से भी इसको बलान, कमला बलान भी कहते हैं। तो ये क्या करती है, खगड़िया में कोसी से मिल जाती है। तो कमला नदी का जो मुहाना है ना, ये खगड़िया में कोसी से मिल जाती है, बदला घाट या बलान नाम की जगह पे ये कोसी से मिल जाती है। ठीक है, अन्य नाम भी इसकी जैसे मिथिला की गंगा कहते हैं। बिहार में गंगा नदी के बाद दूसरी सबसे पवित्र नदी कमला नदी ही है। ठीक है, और इसको कमला बलान के नाम से भी जानते हैं। तो कमला बलान या मिथिला की गंगा कमला नदी को ही कहते हैं। ठीक है, और बिहार में एक मिथ है कि जैसे कि मान लो जिसके कोई बच्चे उच्चे नहीं हो रहे हैं ना, तो वो क्या करते हैं ना कि कमला नदी में जाके नहा, कहते हैं ऐसा कि वो कमला नदी में नहा के आने के बाद पता नहीं वो हो जाता है, ऐसा मिथ है। और इसमें कितनी सच्चाई है तो वही लोग जानते होंगे, बट आई डोंट थिंक कि इसमें कुछ सच हो, लेकिन फिर भी ये मिथ है, याद रखिएगा। कोसी नदी की बात करेंगे ना भाई, तो ये तो फेमस है ही। ठीक है, 260 किलोमीटर बिहार में बहती है, टोटल 730 किलोमीटर की लंबाई है इसकी। उद्गम इसका होता है गोसाई स्थान नेपाल से, यानी यहीं पे सप्त कौशिकी है, वहीं से इसकी उद्गम होती है। वैसे गोसाई स्थान नामक जगह से कोसी नदी निकलती है। बिहार में एंट्री कहाँ है, तो बिहार में एंट्री इसका सुपौल में होती है। भीमनगर नाम का जो जगह है सुपौल के, तो भीमनगर से या सुपौल में एंट्री करती है। ठीक है, और मुहाना कहाँ है, तो मुहाना इसका जो है ना कुर्सेला में है। कुर्सेला कहाँ है, कटिहार में। देखो कटिहार में है कुर्सेला नाम का जगह। कुर्सेला में ये क्या करती है, कुर्सेला जो कटिहार में है, कुर्सेला में ये गंगा में मिल जाती है, और मिलने से पहले ये पूर्व डेल्टा का भी निर्माण करती है। तो कोसी नदी मिलने से पहले डेल्टा का निर्माण करती है। कहाँ पे करती है भाई, तो कटिहार में करती है। इसकी सहायक नदियां भी देख लेंगे। इसकी सहायक नदियां है अरुण, तमोर, दूध कोसी, सून कोसी, लीखू, इंद्रावती, लीखू, इंद्रावती, कमला बलान, जो जिसको आप कमला नदी पढ़ रहे थे ना, कमला बलान, भूतही और फड़ैनीधार। तो इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, तो इसको याद रखिएगा, अरुण, तिमोर, लिखू, ये सब इंद्रावती, कमला बलान वगैरह ये सब इसी की है नदी। ठीक है, भूतही, फड़ैनीधार ये सब इसी की नदी। अब थोड़ा हम आगे देखेंगे, जैसे महानंदा नदी, यह उत्तर बिहार की ना सबसे पूर्वी नदी है महानदी। ठीक है, उत्तर बिहार की सबसे पूर्वी नदी है महानदी। आप कहोगे कि गंगा नदी पहले क्यों नहीं पढ़ाया, तो देखो पहले ऊपर का नदी पढ़ा दिया, फिर बीचों बीच से बहती है गंगा नदी, तो वो देख लेंगे, उसके बाद नीचे का नदी देख लेंगे। ठीक है, अपना क्रम थोड़ा सा उल्टा रहता है। अब देखो महानंदा नदी, ये बिहार में 324 किलोमीटर बहती है, जो टोटल एरिया 360 किलोमीटर है। तो 300 मतलब टोटल लेंथ, अब 360 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है, जिसमें 324 किलोमीटर तो भैया बिहार से ही बहती है। उद्गम देखोगे ना भाई, तो उद्गम इसका नाम महाहल्दीराम है, दार्जिलिंग नाम में एक दार्जिलिंग का है महाहल्दीराम। अब देखो, अब थोड़ा सा इसमें भी मतलब जो डाउट है ना, ये मेरे को तीन चार किताब में अलग मिला, और गूगल कुछ और कहता है, और हर लोग हर जैसे कहते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे कंफ्यूजन मिटा दूंगा। देखो उद्गम कहाँ है इसका, तो उद्गम है इसका महाहल्दीराम दार्जिलिंग में, यानी दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में है। और तो दार्जिलिंग में ये हल्दीराम नामक जगह से महानंदा नदी निकलती है। बिहार में एंट्री इसकी होती है किशनगंज में, और किशनगंज जो वेस्ट बंगाल से सटे हुए जिला है, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। तो किशनगंज, उसके बाद पूर्णिया और उसके बाद कटिहार होके, कुछ लोग तो कहते हैं अपना जो मुहाना है ये मालदा वेस्ट बंगाल में बनाते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे मैंने देखा, तो ये मनिहारी नाम का जगह, जो कटिहार में, मनिहारी देख रहे हो आप, मनिहारी, ये कटिहार में है। तो मैं इसका कलर थोड़ा चेंज कर दूं, ये देखो, यहाँ पे देखो, ये जो मनिहारी नाम का जगह है ये कटिहार में है।
और गंगा में ये मनिहारी में मिल जाती है। ठीक है, तो इस पे दो है चीज। अगर आपसे ये दिया रहे, अगर मान लो वेस्ट बंगाल मालदा नाम का जगह नहीं दिया हो तो आप मनिहारी मारेंगे, और मनिहारी और मालदा दोनों दिया हो तो आप मालदा मारेंगे, मनिहारी नहीं मारेंगे। तो कुछ लोग कहते हैं कि कटिहार में ही इसका गंगा में मुहाना बनता है, लेकिन मुझे लगता है कि इसका मुहाना मालदा वेस्ट बंगाल में है। तो क्योंकि वेस्ट बंगाल से निकलती है और वेस्ट बंगाल में मालदिया से निकलती है और मालदा में मिल जाती है गंगा में। लेकिन इन दोनों से कुछ भी रहे तो आप थोड़ा सा यहाँ पे सतर्क रहेंगे। ठीक है, सहायक नदी में देखेंगे, इसकी सहायक नदी है पैनोर, नागढ़, बालासर, मेची, कंकाई और तंगोन। पैनोर, नागढ़, बालासर, मेची, कंकाई और न, क्या है, तंगोन। तो आप इनको भी याद रखें। अगर उत्तर बिहार की सबसे पूर्वी नदी है तो ये भी आपको पता ही होगा, सबसे लास्ट की नदी है। क्यों? क्योंकि इसके बाद वेस्ट बंगाल शुरू हो जाता है और वेस्ट बंगाल से सटे हुए जिले में ये बहता है ऊपर से नीचे तक, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। तो आप इन चीजों को याद रखेंगे। अब बात करते हैं थोड़ा गंगा नदी की। देखो गंगा नदी ना बीचों बीच से निकलती है और बिहार के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी यही नदी है। तो अब देखोगे यहाँ पे गंगा नदी। ठीक है, गंगा नदी का भाई उद्गम जो है ना, ये होता तो है सतोपत ग्लेशियर से। आपको पता है सतोपत ग्लेशियर से ही गंगा नदी का उद्गम शुरू हो जाता है। लेकिन गंगा बनती कहाँ है? गंगा तो गंगा उत्तराखंड के गंगोत्री नामक जगह पे गंगा बन जाती है। ठीक है, आपने ऊपर देखा भागीरथी, अलकनंदा नदी ऐसे ऐसे जुड़ जुड़ के, तो यह है ज्ञान वाली बातें। तो क्यों, जब हम गंगा नदी का उद्गम पढ़ेंगे ना, तब हम लोग देखेंगे कि कहाँ से। लेकिन अगर गंगा नदी गंगा कब बन जाती है? पहले तो महान मतलब अलकनंदा रहती है, भागीरथी रहती है, फिर उसके बाद पिंडार ये वो नदी जो मिलती रहती है। उसके बाद गंगा गंगोत्री में गंगा बन जाती है यहीं से उतरने के बाद। तो आप याद रखेंगे गंगा का जो उद्गम है यह गंगोत्री है। और कुछ लोग जो ये कहते हैं, जैसे बहुत फेमस फेमस लोगों को मैंने देखा है जो बहुत बड़े, जिनको आप लोग बहुत फेमस टीचर मानते हैं, वो लोग कहते हैं कि गंगोत्री से गंगा का उद्गम होता है। मैं ऐसा कुछ नहीं है बाबू। जो है गंगा का उद्गम गंगोत्री से ही है। लेकिन अब आप कहोगे कि सतोपत ग्लेशियर, भाई सतोपत ग्लेशियर से गंगा का उदय नहीं होता है। वहां पे अलकनंदा नदी और कौन नदी, भागीरथी नदी निकलती है, वहां से गंगा नहीं निकलती है। और वो अन्य नदियों के साथ मिलने के बाद गंगोत्री में गंगा का रूप धारण करती है। तो इसलिए आप इन बातों में कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, कहते हैं ना अनजल गगड़ी छलकत जाए, ये वाली बात है और कुछ नहीं। ठीक है, बिहार में एंट्री देखोगे भाई इसका, तो बिहार में एंट्री नहीं, इसका चौसा में होता है। चौसा बक्सर में, चौसा नाम का जगह है, वहां से ये बिहार में गंगा इंटर करती है। और मुहाना कहाँ है? तो कटिहार से बाहर निकल के बंगाल की खाड़ी में घुस जाती है। तो आप याद रखेंगे कटिहार से निकल के कहाँ, बंगाल, और बंगाल के बाद बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। तो ये चीज आप याद रखेंगे। सहायक नदी देखेंगे तो भाई सहायक नदी, गंगा की जो सहायक नदी उत्तर में है, आप बिहार में देखोगे तो बिहार में इसकी सहायक नदी घाघरा है, गंडक है, बूढ़ी गंडक है, कोसी है और महानंदा नदी है, जो आपने ऊपर पढ़ लिया। दक्षिण से सहायक नदी इसका देखेंगे तो सोन है, जिसको हम पढ़ेंगे अभी, पुनपुन है, कर्मनाशा है, ठीक है, अजय है, किऊल है, बदुआ है, ये सब इसी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, गंगा में, गंगा की जो है ना बिहार में 445 किलोमीटर की लंबाई है और टोटल इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। तो बिहार में गंगा नदी की लंबाई 445 किलोमीटर है, टोटल 2525 किलोमीटर में से। और बिहार के 12 जिलों में से गंगा नदी गुजरती है। तो बिहार के कितने जिलों से गंगा निकलती है? बिहार के कितने जिलों से गंगा निकलती है? तो बिहार के भाई 12 जिलों से गंगा निकलती है, जिसका नाम यहाँ नीचे है, बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, भागलपुर, बेगूसराय, लखीसराय, खगड़िया, मनिहार और मुंगेर और कटिहार। ठीक है, तो आप इन चीजों को याद रखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कर्मनाशा नदी, हम थोड़ा लाइन से देखेंगे। ठीक है, कर्मनाशा नदी देखो भाई, कर्मनाशा नदी, कर्मनाशा नदी 192 किलोमीटर जो है ना भाई, इसकी टोटल लेंथ है बिहार में। उद्गम कहाँ है? विंध्य पहाड़ी एमपी से निकलती है, यानी विंध्यन पहाड़ी जो मध्य प्रदेश का है वहां से निकलता है। और बिहार में एंट्री इसकी कहाँ है? भाई बिहार में एंट्री इसकी कैमूर में होती है। देखो कैमूर में बिहार में एंटर करता है। मुहाना कहाँ है? चौसा बक्सर में जो है ना गंगा नदी में ये मिल जाती है। ठीक है, जहां से गंगा नदी घुसती है वहां पे ये कर्मनाशा नदी मिल जाती है। ठीक है,
कर्मनाशा नदी को अशुभ या अपवित्र नदी भी हम कहते हैं। कर्मनाशा नदी को हम अशुभ नदी या अपवित्र नदी भी हम कहते हैं, तो इस बात को आप याद रखेंगे। और दक्षिण बिहार की सबसे पश्चिमी नदी यही है। दक्षिण बिहार की सबसे पश्चिमी नदी कौन है? कर्मनाशा नदी। क्यों? क्योंकि यह कैमूर में ही घुस जाती है। उसके बाद तो देख लो, अगर अशुभ या अपवित्र नदी पूछे तो आप याद रखें कर्मनाशा। ठीक है, निकलती कहाँ से? विंध्य पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलती है। पटना बिहार में कब घुसती है? कहाँ? कैमूर में घुसती है। गंगा में कहाँ मिलती है? तो चौसा बक्सर में मिल जाती है, गंगा में। उसके बाद देखेंगे सोन नदी। भाई देखो, 202 किलोमीटर बिहार में इसकी लंबाई है और टोटल लंबाई इसकी 784 किलोमीटर है। उद्गम देखेंगे ना भाई, तो मैकाल श्रेणी अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकलता है और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार होके गंगा में मिल जाता है। तो बिहार में एंट्री इसकी रोहतास जिला में होती है। बिहार में सोन नदी की एंट्री रोहतास जिला में होती है और मुहाना इसका बनता है मनेर। मनेर जो है दानापुर में, और दानापुर कहाँ है? पटना में। ठीक है, तो मनेर पटना में या दानापुर रहे या मनेर रहे, ये दोनों, दानापुर के अंदर मनेर है और दानापुर पटना के अंदर है, गंगा में सोन नदी मिल जाती है। सहायक कौन कौन सी नदी है इसकी? जोहिला, रिहंद, रिहंद, कन्हार, उत्तरी कोयल और गोपद। और गोपद नदी इसकी सहायक नदी है। अन्य नाम भी हैं इसके, जैसे सोनभद्र शिला और हिरण्यवा। तो सोनभद्र शिला और हिरण्यवा किसका नाम है भाई? ये सोन नदी का ही नाम है। तो सोनभद्र शिला और हिरण्यवा दोनों सोन नदी का ही नाम है, तो इसलिए आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद है पुनपुन। देखो, उद्गम इसका कहाँ है? इसका उद्गम है पलामू में। ठीक है, पलामू झारखंड में है, वहां पे पुनपुन नदी का उद्गम है। बिहार में एंट्री एक गया से करती है, एंट्री मारती है गया में, और मुहाना इसका बनता है फतुहा में। फतुहा कहाँ है? पटना में। ये गंगा में मिल जाती है। इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है? मोरहड़ है, मादड़ है, दरधा है, ठीक है, फल्गु है, बिलड़ो है, राम रेखा है और बुताने है। राम रेखा और बुताने नदी इसकी सहायक नदी है। अन्य नाम भी इसके हैं, जैसे कीकट और बमागधी। बमागधी, ठीक है, कीकट और बमागधी पुनपुन नदी का ही सहायक अन्य नाम है। और 200 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है। इम्पोर्टेंट क्या है? देखो, डेहरी बांध जो रोहतास का है ना, पुनपुन नदी पे ही है। और इंद्रपुरी बैराज जो है रोहतास का, ये भी पुनपुन नदी पे ही है। और बाण सागर बांध जो मध्य प्रदेश का है, ये भी पुनपुन नदी पे ही है। और बाण सागर बांध के बारे में आपको मैं थोड़ा सा बता दूं, यह बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है बाण सागर बांध। तो यह बाण सागर परियोजना, तो आप इन चीजों को याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखो आप फल्गु नदी। टोटल 235 किलोमीटर की लेंथ है इसकी। उद्गम होती है हजारीबाग पठार झारखंड से। बिहार में एंट्री ये मारती है भाई गया में, और मुहाना इसका गया में, पुनपुन में मिल जाती है। ठीक है, बिहार में एंट्री भी गया में मारती है और मिल भी जाती है गया में ही, पुनपुन में। इसकी सहायक नदी है। तो इन दोनों से मिलकर बना है पुनपुन नदी, और ये दोनों नदी कौन है? निरंजना और लीलाजन। ठीक है, निरंजना और लीलाजन। देखो, ठीक है, तो देखो दिखाता हूँ आपको। ये देखो, तो सहायक नदी कौन कौन सी है इसकी? इसकी मतलब सहायक नदी, देखो इसके सहायक वायक नदी है नहीं, लेकिन ये दोनों दो नदी से मिलकर बना है, निरंजना और लीलाजन। लीलाजन और निरंजना। तो इसके अन्य नाम भी, अगर आपसे पूछे निरंजना नदी या लीलाजन नदी, तो आप याद रखना कि ये फल्गु का ही नाम है। और कहीं कहीं आप देखे होंगे कि गौतम बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, कोई कहेगा कि निरंजना नदी के तट पे कुछ कहीं लिखा होता है फल्गु नदी के तट पे, तो दोनों सही है। ठीक है, यही पे उनको ज्ञान प्राप्त होता है। इम्पोर्टेंट क्या है इस नदी में? तो देखो, इम्पोर्टेंट है, गौतम बुद्ध को तो एक तो ज्ञान प्राप्त हुआ इस नदी पे। दूसरा, गया का जो विष्णु पद मंदिर है ना, जहाँ पे पितृपक्ष में पिंड दान वगैरह होते हैं, लोग अपने माँ पिताजी का जो पिंड दान करते हैं, दादा दादी का पिंड दान करते हैं, इसलिए ही विष्णुपद मंदिर फेमस है। और यह फल्गु नदी के किनारे पे ही है। और भारत का सबसे बड़ा जो रबर डैम है, गयाजी डैम, ये जो देख रहे हो गयाजी डैम, ये भी फल्गु नदी पे ही है। तो इन तीनों चीजों को आप याद रखेंगे। जहानाबाद में कह रहा है, जहानाबाद में बराबर पहाड़ी के पास यह दो शाखाओं में विभक्त हो जाती है, और उसके आगे चलकर इसकी कई और शाखाएं इसकी फूट जाती है, तो ये भी आप याद रखेंगे।
उसके बाद है अजय नदी। अजय नदी, देखो अजय नदी का जो उद्गम है ना, यह बटवाड़ है। बटवाड़ जमुई से इसका उद्गम होता है। कहाँ से होता है भाई? बटवाड़ जमुई से अजय नदी का उद्गम होता है। इसका मुहाना कहाँ है? तो भाई वेस्ट बंगाल में ना गंगा में जाकर मिल जाती है। टोटल अन्य नाम भी है, अजयावती या अजमती। अजय नदी का ही नाम है। तो अजय नदी निकलती मतलब उद्गम कहाँ है? बटवाड़ से। बटवाड़ कहाँ है? जमुई में। और यह मिलती है गंगा में कहाँ? वेस्ट बंगाल में मिलती है। ठीक है। और अजमावती और अजयावती, अजमती या अजयावती अजय नदी का ही नाम है। टोटल 136 किलोमीटर यह बिहार में ट्रेवल करती है और 288 किलोमीटर टोटल ट्रेवल करती है। ठीक है। इसके बाद देखेंगे हम क्यूल नदी। देखो उद्गम तो इसका होता है टिसरी हिल से। टिसरी हिल पारकनाथ की पहाड़ी जो गिरिडीह में है, वहां पे है टिसरी हिल। और इसी टिसरी हिल से झारखंड के क्यूल नदी का उद्गम होता है। और बिहार में ये जमुई जिला में इंटर करता है। और मुहाना अपना लखीसराय में गंगा में ये मिल जाता है। तो आप इसको याद रखेंगे। और क्यूल नदी की टोटल लंबाई 111 किलोमीटर है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। टिसरी हिल से निकलता है और जमुई में बिहार में घुसता है और लखीसराय में गंगा में ये मिल जाता है। ठीक है। उसके बाद देखेंगे भाई हम सकड़ी नदी। देखो सकड़ी नदी, सकरी नदी उद्गम इसका कहाँ है? तो उद्गम भाई इसका होता है हजारीबाग पठार, झारखंड से इसका उद्गम होता है। एंट्री कहाँ मारता है भाई? तो गया में एंट्री मारता है ये। मुहाना इसका मुंगेर में गंगा में मिल जाता है। देखो हजारीबाग पठार से निकलता है, गया में बिहार में एंटर करता है और मुंगेर में गंगा में मिल जाता है। इसके अन्य नाम भी है सुमागधी। तो सकड़ी या सुमागधी नदी एक ही है, तो आप याद रखेंगे इसको। ठीक है। एक और नदी है, आपको मैं थोड़ा सा बता दूं यहाँ पे। देखो एक और नदी है बदुआ नदी। नाम क्या है? बदुआ। यार मैं इस पे थोड़ा ठीक से लिख नहीं पाता हूँ, आप याद रखो। बिहार में एक और नदी जो मुझे दिखती है दक्षिण भारत की, जो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना। भाई की राइटिंग देखो यार, शायद क्या बताऊं आपको। खैर देखो, इससे बढ़िया है कि मैं डूब मरूं इसको लिखने से बेहतर है मैं बोल ही देता हूँ। ठीक है। तो एक है बदुआ नदी। ठीक। एक है बदुआ नदी। तो बदुआ नदी का उद्गम भाई देखेंगे तो इसका उद्गम है चकाई हिल से। और चकाई हिल है मुंगेर में। तो बदुआ नदी मुंगेर के चकाई हिल से निकलती है। लिख लो, बदुआ नदी मुंगेर के चकाई हिल से निकलती है। और इसका जो मुहाना है यह नाथनगर है। नाथनगर कहाँ है? भागलपुर में। तो ये कहाँ से निकलती है? ये चकाई हिल से निकलती है। और चकाई हिल कहाँ है? मुंगेर में। चकाई हिल से निकलती है और चकाई हिल कहाँ है? मुंगेर में। और इसका मुहाना कहाँ है भाई? भागलपुर के नाथनगर में। तो आप याद रखेंगे बदुआ नदी को। तो बदुआ नदी आपके बुद्धि में घुसा होना चाहिए, बदुआ। ठीक है।